औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेट करता हूँ मैं अपने तमाम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो कि साइकोलॉजी की डिग्री जिनके पास है या वो साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अक्सर हमारे से ये क्वेश्चन किया जाता है कि साइकोलॉजी करने के बाद यानी BS MPhil डिग्री करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट के पास क्या स्कोप्स हैं, वो कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। आज मैं इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि आफ्टर गेटिंग अ BS और MPhil डिग्री इन साइकोलॉजी आप कहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या स्कोप है साइकोलॉजी का और एक साइकोलॉजिस्ट किस किस डोमेन्स के अंदर रहकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाना। सबसे पहले तो मैं मेनली 10 डोमेन्स हैं जिनके अंदर आप एक साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो हम ये तमाम डोमेन्स को बारी बारी वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। चौथे पे है आप करियर एडवाइजर, रिसर्चर्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटर मेंबर इन लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो मीडिया साइकोलॉजी है जो कि आजकल की ग्रूमिंग और न्यू फील्ड है, इसमें भी एक साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तो एक ब्रीफ व्यू था कि मतलब ये जो डोमेन्स हैं इनके अंदर अपनी साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी हम इनको बारी बारी इन तमाम चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनके अंदर वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है, और इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है और इससे अल्टीमेटली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को क्या बेनिफिट होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक डिटेल डिस्कशन और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजुअली जब एक बंदे के पास MPhil डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और MS डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है तो उसके बाद या फर्दर PhD की डिग्री होती है तो उसके बाद वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना क्लिनिक रन कर सकता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो जो पेशेंट आपके पास आता है तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नंबर 1, जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपने उसको एवेलुएट करना है यानी उसकी असेसमेंट करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसमेंट आपने उसको डायग्नोसिस देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। तो इन पाकिस्तान, अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं। आप जितने भी DHQs देख लें या THQ इवन देख लें, उधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं मौजूद। और इसके अलावा प्राइवेट सेटिंग की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, मेंटल हॉस्पिटल्स, जब हम डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज करते हैं तो बेसिकली हम 4 लेवल्स ऑफ कैटेगराइजेशन या 4 लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन होते हैं। सबसे पहले माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर और फिर प्रोफाउंड। तो जो पेशेंट हमारे पास सीवियर और प्रोफाउंड लेवल पे होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां पे उनको एक इंटेंसिव केयर के अंदर रखा जाता है और वहां पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे एक पेशेंट को कंटिन्यूस केयर की जरूरत होती है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। लाइक हमारे पास अगर हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की बात करते हैं या एडिक्शन, जो पेशेंट एडिक्टेड होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखते हैं और उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल सेटिंग्स में। एजुकेशनल सेटिंग्स में बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट काम करता है कि
कैसे हम एक स्टूडेंट को बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी एक स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव हो सकती है, कैसे वो बेहतर तौर पे मोटिवेट हो सकता है टुवर्ड्स गेन न्यू नॉलेज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बेसिकली हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम स्कूल, कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सर्विसेज देते हैं। जहाँ पे हम स्कूल की बात करें तो हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। एक वो वाले स्कूल्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल बच्चे जाते हैं, लाइक जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, कोई किसी भी किस्म की कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स। मेन स्ट्रीम स्कूल्स में उन बच्चों को लाया जाता है जो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, लाइक किसी बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई डेफ है, डम्ब है, किसी के अंदर फिजिकली डिसेबिलिटी है, किसी को ब्लाइंडनेस है। इस तरह के डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं या एलिमेंट्स के साथ होते हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स में रखते हैं। उसके बाद अगर हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इधर हम एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन एजुकेशन सेटिंग्स में। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में आईओ साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या काम करता है, वो देखता है कि आया कि ये जिस एम्प्लॉय को मैं हायर करने जा रहा हूँ, आया कि वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिजर्व करता है कि नहीं करता, उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, आया कि वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। और उसके अलावा उसकी हेल्थ को मद्देनज़र रखा जाता है। जब उसको रिक्रूट करने दिया जाता है तो उसकी हेल्थ को और उसकी वेलबींग को मद्देनज़र रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं हमारे पास, अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास मेनली दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हम लोग करते हैं। एक होती है बेल्ट फोर्सेस और एक होती है नॉन बेल्ट फोर्सेस। बेल्ट फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस, रेंजर्स और इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चल रहा होता है तो उसमें एक साइकोलॉजिकल वेटेज होती है। उसमें एज अ साइकोलॉजिस्ट वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वो एक इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग कर रहा होता है और उसके बाद उसका मोटिवेशन लेवल चेक कर रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की चेक कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि आया कि इसका एप्टीट्यूड है, इसमें इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, इसमें टीम पावर स्किल्स हैं कि नहीं। वो मुख्तलिफ डोमेन को असेस कर रहा होता है एक इंडिविजुअल और एक कैंडिडेट्स के। उसके बाद नॉन बेल्ट फोर्सेज की बात करें, बेल्ट फोर्सेज में वो तमाम फोर्सेज आ जाती हैं, लाइक पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके अलावा पंजाब पुलिस वगैरह, ये सारी बेल्ट फोर्सेस का हिस्सा होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं नॉन बेल्ट फोर्सेस। नॉन बेल्ट फोर्सेस में हमारे जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं अदर देन बेल्ट फोर्सेस, वो हमारे नॉन बेल्ट फोर्सेस का होते हैं हिस्सा। इसमें हम जितने भी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो वापडा में कर रहे होते हैं, चाहे वो हम पीटीसीएल में कर रहे होते हैं, चाहे वो हम स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो एंटी करप्शन की बात करें, चाहे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, जितने भी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उनको हम सिविल सर्विसेज के जरिए रिक्रूट करते हैं। वहां पे भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि एक इंडिविजुअल की असेसमेंट कर रहा होता है, ठीक है। पैनल जो डिस्कशन होती है तो उसमें एक वाइटल रोल होता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट का होता है। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपने देखा होगा कि जो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पर एचआर मैनेजर या कोई एचआर मैनेजर को असिस्ट करने वाला बंदा एक साइकोलॉजिस्ट होता है। वो बेसिकली ये तमाम जो इंडिविजुअल की ट्रेड्स हैं, आया कि ये वाली चीजें एक कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटेलिजेंस लेवल, आया कि ये इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो डिजर्व करता है या नहीं डिजर्व करता, ये सारी काम जो है वो बेसिकली एक आईओ साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर एडवाइजर के लिए। जैसे जैसे साइकोलॉजी और लेटेस्ट दौर आ रहा है, एडवांस दौर आ रहा है, आज वो वाला दौर नहीं रहा कि मतलब एक लकीर का फकीर। आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी करियर
काउंसलिंग करवाते हैं। मिसाल के तौर पे वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि आया कि वो असेस करवाते हैं कि कौन सा करियर हमारे लिए, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए बेहतर है, किसमें हम ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो करियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं या करियर एडवाइज़र में एज अ साइकोलॉजिस्ट जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो एक इंडिविजुअल को उसकी एजुकेशन में, उसकी जो वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेसेस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको गाइड करता है और उनको उससे मुताल्लिक तमाम वो चीज़ें गाइड करता है कि हाँ आप इस करियर में, इस प्रोफेशन में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। इसका आपका एप्टीट्यूड चेक करके वो बताता है कि हाँ यार ये वाला करियर आपके लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, करियर एडवाइज़र आपको बताता है। उसके बाद रिसर्चर्स, अगर हम बात करें रिसर्चर्स की, तो आपको पता है कि रिसर्चर्स किसी भी जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसमें मेजर रोल प्ले करता है। रिसर्चर्स को हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट में बेसिकली वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक कर रहा होता है, मतलब आया कि ये चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है, कितना इम्पैक्ट डाल रही होती है। रिसर्च होती क्या है, बेसिकली टू फाइंड समथिंग न्यू इन अ सिस्टमैटिक वे। तो जितनी भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं एक इंडिविजुअल के बारे में, उसका थॉट पैटर्न, उसका बिहेवियर, उसकी इंटेलिजेंस लेवल, उनके ऊपर जितनी भी रिसर्चेस होती हैं, वो एक रिसर्च उससे जो नई चीज़ें सीखता है और उसके मतलब प्रेडिक्ट करता है कि आया कि ये वाली चीज़ आफ्टर इतने टाइम ये सक्सेसफुल रहेगी, नहीं रहेगी, उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की इन टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, तो हम देखते हैं कि आया कि कौन सा टीचिंग स्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा नॉन इफेक्टिव है, मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कौन सी टेक्निक जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी लेस इफेक्टिव है, तो कौन सी चीज़ है जिसको इंडिविजुअल जो है या स्टूडेंट्स है वो अटेंटिवली लिसन करते हैं, कौन सा मेथड है। आया कि आप अगर वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, आप थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है। तो ये डिफरेंट रिसर्चेस होती रहती हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। और इसी तरह साइकोलॉजी के अंदर भी जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है रिसर्चर्स का और रिसर्च साइकोलॉजिस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑल्दो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अपना रोल होता है। आप देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट गेम्स में लोगों का, टीम का एक मोटिवेशन लेवल एक्सीड करने के लिए और उनके जो हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम करता है। आप देखें कि घर में भी 2-4 लोग हों तो वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपस में टीम के क्लैशेस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली उनको टैकल करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करता है। वो एक इंडिविजुअल की उस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कि कैसे वो उस प्ले में, उस स्पोर्ट्स में अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है, कैसे वो उसके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं और वो एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एक इंडिविजुअल वो इसका एक प्लेयर और जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग को देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। नो डाउट आपको पता है कि एक इंसान की डेवलपमेंट जब वो पैदा होता है और जब बर्थ टू डेथ उसके जो डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरिस्ट की, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट ओपिनियंस हैं, थ्योरीज हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जितने भी स्टेजेस डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उनको देखता है और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मेनली देख रहा होता है कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर लेवल के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कैसे अपने आप को अडेप्ट कर सकता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके बाद आ जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आपको पता है कि हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी की गाइडेंस की और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम अगर साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजी जो
काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इधर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक ये है कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और वो उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही रिजॉल्व कर देते हैं। उसके बाद जितने भी मेल एडजस्टेड बिहेवियर्स होते हैं, डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होती हैं, उनको वो रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक अपना करियर काउंसलिंग सेंटर्स या काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ भी एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा कि जब हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं या फोरेंसिक सेटिंग में बात करते हैं तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट जो उसके पास क्रिमिनल्स आते हैं या जो भी डिफरेंट तरह के लोग क्राइम करके आते हैं उनके ऊपर वो अपनी असेसमेंट करता है कि आया कि ये जो क्राइम किया है इसके पीछे इसके बैकग्राउंड पे रीजंस क्या थी और आया कि ये बंदा सही बोल रहा है नहीं है उसकी प्रूफ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट एज अ इन्वेस्टिगेटर मेंबर काम करता है। जिस तरह के आप देखें कि पुलिस है, आर्मी है या दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको हम क्रिमिनल प्रोफाइलर भी कहते हैं। ये बेसिकली एक जो क्रिमिनल होता है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई कमिट किया है क्राइम तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स इस स्पेसिफिक क्राइम के साथ इस मैच हो रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जो क्रिमिनल प्रोफाइलर होता है या वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है वो ये टेस्टिफाई करता है कि आया कि स्पेसिफिक पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है नहीं किया। तो ये सारे काम किसके होते हैं, क्रिमिनल प्रोफाइलर या फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के। उसके बाद हम आते हैं मीडिया साइकोलॉजिस्ट की तरफ जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो कार्टून देखना पसंद करते हैं और जो फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं वो ड्रामास और जो आपके बड़े वालिदैन होंगे वो ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर वगैरह या ख़बरें देखना पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो टारगेट पॉपुलेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें मीडिया साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि बेसिकली ऐसा एड, ऐसी एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कमर्शियल बनवाता है कि जो कि हेल्प करता है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं, अगर कोई स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई मूवी बनाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली उसमें आप कार्टून फिगर्स ऐड करते हैं। और अगर आपने कोई अडल्ट्स के लिए बनाना है तो उसके लिए जो कंटेंट होगा वो और होगा। और इसमें फिर सेकंड ये बात भी होती है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को। तो फिर जो नेमिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बेसिकली आपकी टारगेट पॉपुलेशन को देखता है कि किन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो एड पब्लिश करवाना चाह रहे हैं या ऑन एयर करवाना चाह रहे हैं। तो उस ज़मीन में क्या करता है जो मीडिया साइकोलॉजिस्ट वो आपकी हेल्प करता है कि आप किस तरह का ऐड बनाएं, किस तरह की मूवी बनाएं, किस तरह का कमर्शियल बनाएं कि जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। तो ये बेसिक काम किसका होता है, मीडिया साइकोलॉजिस्ट का। एट द एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम डोमेन्स जो मैंने डिस्कस किए हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आफ्टर गेटिंग अ BS और हायर क्वालिफिकेशन इन साइकोलॉजिस्ट तो आपके पास एक वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है और आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक पूरा समंदर है, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करवाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।